आज सुनिए हिंदी के जाने माने लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी दूसरा प्रेम। आधार प्रकाशन पंचकूला से प्रकाशित उनकी पुस्तक प्रतिनिधि कहानियाँ से ये कहानी ली गई है। तो शुरू करते हैं कहानी दूसरा प्रेम। हंसा को अपने फ्लैट की आखिरी सीढ़ी पर उस किताब का ख्याल आया। वो अपने घर की तरफ लौटने लगी। उसने दरवाजे पर टंगा ताला खोला। पहले कमरे में ही रैक से उस पुस्तक को निकाल कर अपने बैग में रखा। वो पंखे को बंद करना भूल गई थी। मई के आखिरी दिनों में दोपहर के इस वक्त में निर्मल अपार्टमेंट्स के ज़्यादातर फ्लैट्स भीतर से बंद थे या बाहर से। अपार्टमेंट के कंपाउंड में कूलरों के शुरू होने की आवाज़ें थीं। इन दिनों में ये 300 साल पुराना और अब छोटा नहीं रह गया शहर बहुत ज़्यादा तपता है। अब सड़कें वीरान पड़ी रहती हैं और इस वक्त में दुकानें बंद हो जाती हैं। लोग घरों, दफ्तरों, थिएटरों, रेस्तरां, अस्पतालों और पार्कों में होते हैं और चौराहों पर पेड़ों की छायाओं में इक्के दुक्के ऑटो या रिक्शा नज़र आते हैं। हंसा ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ रही है। उसने छोटा सा छाता तान रखा है और स्कार्फ बांध रखा है। इन दोपहरों की शांति, निर्जनता और उदासी के बीच हंसा को बरबसी गर्मियों का एक और मौसम याद आने लगता है। वो उन दिनों में न लौटना चाहती है और ना ही उन दिनों को लौटाना चाहती है, लेकिन अक्सर उन दिनों की धूल और राख हवाओं के बीच में आ ही जाती है। वे दिन भी गर्मियों के हुआ करते थे और वो अपने बूढ़े और बीमार पिता के पास अपनी बीमार बच्ची को छोड़कर कोर्ट की तरफ जाती रहती या वहाँ से लौटती रहती। उसका मन अपनी बीमार बिटिया पर लगा रहता और कोर्ट के उस रूम में कितना कुछ असहनीय सुनना पड़ता। कैसे कैसे संतापों के बीच सुलगना होता। कितने अप्रत्याशित, असहनीय, अराजक, अंधेरे और अश्लील थे वे दिन। उन दिनों में ही पहले उसके पिता गुजर गए और बाद में उसकी 2 बरस की बिटिया। वो अचानक अत्यधिक अकेली हो गई। एक किस्म की विराट विवशता और विषाद ने उसे घेर लिया। 27 बरस की उस उम्र में वैसी विराट व्यथा को झेल पाना हंसा के लिए मुश्किल बात थी, लेकिन हर मुश्किल की तरह उस मुश्किल का भी अंत हो गया। उन मुश्किल दिनों ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया और एक नया आत्म भी। पुरानी हंसा का मरना शुरू हुआ और नई हंसा का जीना। पर जिस तरह पुरानी हंसा के बीच से नई हंसा जन्मी थी, उसी तरह कभी कभी नई हंसा के भीतर से पुरानी हंसा का जन्म होता रहता था। वो इधर से उधर और इन दिनों से उन दिनों, इस शहर से उस शहर में जाती रहती थी। ऑटो में मधुबाला की तस्वीर थी। उसमें वो कितनी ज़्यादा जीवित स्त्री नज़र आती है। इस तस्वीर में उसे देखकर उसका जीवित न होना अविश्वसनीय महसूस होता है। ऑटो दीक्षा भूमि से होता हुआ नॉर्थ अंबाझिरी रोड पर बढ़ने लगा। सड़क के किनारे पेड़ पौधों, घड़ों, सुराहियों और नारियल की दुकानें थीं। 1-2 जगह गन्ने के रस के ठेले थे। यहीं कभी लाइब्रेरी के सामने रीवा का एक आदमी गन्ने का रस निकाल कर बेचा करता था और वो दोपहर के वक्त रीडिंग रूम से निकलकर रस पीने के लिए आया करती थी। ये उसकी रिसर्च के दिनों की गर्मियाँ थीं और वो सारा दिन लाइब्रेरी में बिताया करती। दोपहर में महाराज बाग की किसी बेंच पर अपना खाना खाती और लौटते हुए रस के लिए खड़ी हो जाती। ये सब 3 बरस पहले की गर्मियों में घटा था, लेकिन हंसा को लगता है कि इन सबको बीते हुए सदियां हो रही हैं। अच्छे दिन कितनी जल्दी और कितने दूर चले जाते हैं और बुरे दिन कभी भी और कहीं नहीं जाते। सर्दियां बीत जाती हैं। समय कितने निराले, लापरवाह और चुपचाप ढंग से बढ़ता चला जाता है। जिस पर बीतती है वही जानता है और दूसरे के लिए कभी भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। समय हर आदमी के जीवन में अपने ढंग से बनता, उतरता और गुजरता है। इसीलिए ये भी कहा जा सकता है कि हर आदमी का अपना समय होता है, केवल उसका अपना और अकेला समय। 4 बरस पहले के दिनों में हंसा के साथ ही क्या क्या नहीं बीता था। उसका विवाह हुआ और टूट गया। उसकी 2 बरस की बच्ची गुजर गई। वो अपने पति और उसके शहर को छोड़कर अपने पिता के पास रहने लगी। उसके पति ने तलाक चाहा और पति के लिए नहीं, अपने पर लगे झूठे कलंक के लिए उसने मुकदमा लड़ा। बच्ची के नाजायज़ होने का कलंक उस आदमी ने लगाया था जो कभी हंसा को बहुत ज़्यादा प्यार करने का दावा और वादा किया करता था, जिससे 3-4 बरसों की जान पहचान के बाद हंसा ने शादी की थी। ऑटो शुक्रवारी तालाब के किनारे आ गया था। उसे अयाचित मंदिर के पड़ोस की गली में जाना था।
गली के किनारे पर दर्जियों की दुकानें थीं और वहाँ से मशीनों के चलने की आवाज़ें आ रही थीं। ये शहर का सबसे पुराना इलाका है। यहीं पर गोंड राजा के किले के खंडहर हैं और रुक्मणी और महादेव के मंदिर, जिन्हें 300 बरस पहले यहाँ के राजा ने बनवाया था। इसी इलाके में अपने पुरखों के बनाए हुए मकान में पाशा रहता है। वो उसी कॉलेज में इतिहास पढ़ाता है जहाँ हंसा अंग्रेजी पढ़ाती है। इस वक्त कॉलेज की छुट्टियाँ हैं और हंसा ने फ्रेंच सीखना शुरू किया है। फ्रेंच की क्लासेस इनके कॉलेज में ही लगती हैं और उसका वक्त कभी शाम का होता है, कभी सुबह का। इसी शहर में बस गई एक फ्रेंच नन अपने खाली वक्त में बरसों से यहाँ के लोगों को ये भाषा पढ़ाती रही है। हंसा ने स्कार्फ उतार लिया है और वो धीरे धीरे पाशा के मकान की तरफ बढ़ रही है। पुराने मकानों की कतारें, पुराने किस्म की सीढ़ियाँ, बरामदे, चबूतरे, आंगन, दरवाजे, खिड़कियाँ और छतें हैं। किसी किसी घर के आंगन में टंगा झूला, आंगन में खड़ा हुआ तुलसी का चौरा, कबूतरों का दड़बा या तोते का पिंजरा। हंसा को पुराने इलाके का ऐसा पुरानापन अच्छा लगता है। उसके लिए जीने का एक अपरिचित पैटर्न जिसके बीच पाशा रहता आया है। पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर गप लगाते हुए बूढ़े, गलियों में पुराने खेल खेलते बच्चे, मंदिरों की आरती, आंगनों में सजी रंगोलियाँ, दाना चुगते हुए कबूतर, घर के सामने बंधी गायें, घूमती मुर्गियाँ, मदरसे से लौटते टोपी पहने हुए मुस्लिम बच्चे और इसी तरह के जीने के दौरान आते दृश्य जो हंसा के इलाके से आते लोगों के लिए अजनबी बने रहते हैं, इसलिए भी उन्हें आकर्षित करते हैं। पाशा। दरवाज़ा पाशा ने नहीं, उसकी छोटी बहन साशा ने खोला। वो अपनी बिटिया के साथ सांप सीढ़ी खेल रही थी। मई की दोपहर के धूप के धब्बे उस कमरे की दीवारों पर थे और उस धूप में ही दीवारों पर टंगी पाशा के फोटोग्राफर पिता के हाथों खींची गई तस्वीरें नज़र आ जाती। कभी इस घर का ऊपरी हिस्सा स्टूडियो हुआ करता था। अब भी बाहर खड़ी लोहे की सीढ़ियां हैं, लेकिन उनका उपयोग बंद हो चुका है। सीढ़ियों के पास बरसों पुरानी कार खड़ी रहती है। वो कार भी बरसों से बंद पड़ी है। पाशा के चाचा ने फ़ौज से रिटायर होने के बाद ये पुरानी कार खरीदी थी और वे ही इसे कभी कभी चलाते थे। भैया कहाँ हैं? हंसा ने पूछा। आज सुबह से ही ऊपर हैं। किताबों की अलमारी में दीमक लग रही है, मैं भी बुलाती हूँ। मैं वही चली जाती हूँ। आप चाय पियेंगी या शरबत? चाय ठीक रहेगी। पाशा चटाई पर बैठा था और उसके आसपास किताबें, पत्रिकाएं, अखबार और फाइल्स। उन पर ट्यूबलाइट का उजाला था। हंसा ने दरवाजे की साकल खटखटाई और पाशा देहरी पर साशा की जगह हंसा को देखकर अकबका सा गया। तुम कब आई? अभी। क्या साशा नीचे नहीं है? मुझे बुलवा लेती। यहाँ सब बिखरा हुआ है। आप अपना काम करते रहो, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। किताबों की धूल उड़ती है, उससे कुछ नहीं होगा। वो पाशा के पास ही एक बेत की कुर्सी पर बैठ गई। पाशा ने पायजामा कुर्ता पहन रखा था। वो एक एक किताब को उठाता, उस पर जमी धूल को कपड़े से हटाता, उसे उलटने पलटने के बाद उसको रखने या न रखने का फैसला करता। न रखी जाने वाली पुस्तकों का ढेर बड़ा था। पाशा के चाचा और पिता अंग्रेजी में लिखी गई सब प्रकार की पुस्तकें पढ़ा करते थे और पाशा की माँ मराठी में लिखी किताबें। मराठी में ही एक पुस्तक हॉलीवुड की प्रसिद्ध एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो पर थी। पुस्तक पर उस औरत की तस्वीर देखकर हंसा ने उसके असाधारण जीवन को याद किया। साशा एक ट्रे में चाय और चिवड़े की प्लेट ले आई। उसने पुरानी सूती साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। उसका चेहरा कुम्हलाया सा। हंसा को लगा कि अब यहाँ की भीषण गर्मियाँ साशा को भाती नहीं होंगी। साशा 7-8 वर्षों से मध्य प्रदेश के पहाड़ी शहर में रह रही थी। ट्रे के एक कोने में दोपहर की डाक से पाशा के लिए आई चिट्ठियाँ भी थीं। साशा ट्रे रखकर लौट गई। पाशा चिट्ठी पढ़ने लगा। हंसा चाय पीते हुए पाशा की तरफ देखने लगी। पाशा के बाल झड़ रहे थे और पक भी रहे थे। उसे चिट्ठी पढ़ने में भी मुश्किल हो रही थी। ट्यूबलाइट दूर थी। हंसा ने सोचा कि वो इस आदमी को कितना कम जानती है, लेकिन कितना ज़्यादा से ज़्यादा जानने की लालसा लिए हुए रहती है। हंसा के भीतर किसी को जानने की ऐसी गहरी लालसा पहली बार जन्मी थी। ऐसी गाढ़ी लालसा को उसने अपने पहले प्रेम के दिनों में भी नहीं जाना था। हंसा का पहला प्रेम, उन दिनों में उसका लौटना ही यातना थी। कभी उस प्रेम में होने का पछतावा, प्रेम को पहचान न पाने की पीड़ा, पीड़ा का एक पूरा पुराण।
गरीबी, बीमारी, अपमान, मौतों और संघर्ष का सिलसिला, अपने पति के झूठे इल्ज़ामों को गलत साबित किए जाने का इम्तिहान, अपमान, अवसाद और अकेलेपन का पूरा बरस। हंसा ने पाशा को सब कुछ बताया था। पाशा का अपनी तरफ से बराबर प्रयत्न बना रहा कि हंसा की अपनी विवेकशीलता का विकास होता रहे, हंसा की अपनी एक दुनिया बनती रहे। इस दुनिया को गढ़े जाने में वो उसकी मदद करता रहा, मदद करने की इच्छा रखता रहा। इस तरह हंसा की अपनी दुनिया बन रही थी, बढ़ भी रही थी। मुझे जून में सांची जाना है, पाशा ने कहा। कितने दिनों के लिए? हंसा ने पूछा। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। साशा पचमढ़ी जाना नहीं चाहती, वहाँ शायद कुछ बुरा हुआ है। आपको उससे पूरी बात सुननी चाहिए। मैंने कोशिश की थी, लगातार रोती रही। वो शायद मुझे बताना नहीं चाहती। वो शुरू से ही इस विवाह से सहमत नहीं थी। तो क्या उसकी मर्जी के बिना? वो हमारी भूल थी। माँ ने नहीं सुना था, मैं भी कुछ नहीं कर सका था। क्या कभी तुमने साशा से इस विषय में बात की है? तुम उससे बात क्यों नहीं करती? पाशा ने कहा। क्या मेरा बीच में पड़ना ठीक रहेगा? साशा तुमको बहुत मानती है। आपके कारण? ऐसा नहीं है, उसने तुम्हारी कविताएं पढ़ी हैं, अखबारों में छपे तुम्हारे लेख भी पढ़ती रहती है। वैसे आप ही मुझे कौन सा जानते हैं, शायद आप जानना भी नहीं चाहते। हंसा की शिकायत सुनकर पाशा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। हंसा की निगाहों में शरारत थी और शर्म भी, संशय भी था और सच भी, सुख भी था और संताप भी। पाशा को लगा कि उन निगाहों में प्रेम के दिनों की छायाएं हैं, प्रेम के दिनों की छायाएं जो देह पर भटकती रहती हैं और इस तरह मन और देह दोनों ही एक तरह के सौंदर्य की आकांक्षा लिए हुए विकसित होते रहते हैं। इन दोनों की पहचान की शुरुआत के दिनों में भी पाशा बहुत कम और धीरे धीरे बोलता था। हंसा को तब भी हैरानी होती थी कि वो कॉलेज के छात्रों को कैसे पढ़ाता होगा, और वो भी प्राचीन इतिहास, जिसमें बिरले ही छात्रों की दिलचस्पी रहती है। वो एक दिन उसकी क्लास में गई थी। उसने महसूस किया था कि पूरी क्लास उसे गंभीरता और चाव के साथ सुन रही है और उसके पढ़ाने में गहरा आत्मविश्वास भी है और अपने विषय के लिए गहरी आत्मीयता और आकुलता भी। उस दिन के ख्याल से हंसा ने पूछा, क्या आप पहले से ही इतना कम बोलते हैं? नहीं, पहले तो बहुत बोलता था, इसलिए अब कम बोलना चाहता हूँ। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, अपने स्वभाव, संकोच और संशयों के साथ। वो सोचता है कि जब रिश्ते गहरे होते हैं तो उनके बीच समझ, संवेदना और सहजता होती है। तब बहुत कम वाक्यों से भी बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है। यहाँ संवेदनाएं नए और गहरे स्तरों पर काम कर रही होती हैं। प्रेम के दिनों की परिपक्व भाषाएं, जिन्हें प्रेम के दिनों में ही सीखा जा सकता है। हंसा इस सच को अभी अभी पहचान रही है। उसने अपने प्रेम के दिनों में अपने प्रेम से क्या क्या नहीं सुना था। उसने हंसा से कितना कुछ कहा था और वो सब कितना बड़ा झूठ था। वो उसके कहे गए पर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करती तो शायद उसका अपने छले जाने का एहसास इतना असहनीय नहीं होता। पाशा ने पता नहीं कब और कहाँ पढ़ा था कि हम मनुष्य सबसे ज़्यादा अपनी जिस इंद्रिय का दुरुपयोग करते हैं वो मुंह है, और इसने उसे प्रभावित किया था। वो बहुत पहले से कम ही बोला करता था और अपनी उम्र के 30वें बरस में उसकी पत्नी की प्रसव के दौरान मौत हो गई और उस भीषण त्रासदी ने उसके मौन को और मुखर कर दिया। अपनी युवा पत्नी का गुजर जाना, उसके गर्भ में ही बच्चे का मर जाना पाशा के लिए अप्रत्याशित और असहनीय अनुभव रहा। उन दिनों अपने अकेलेपन, उन बरसों के अपने अवसाद से बाहर निकलने की खातिर भी पाशा ने बौद्धकालीन भारत पर अपनी रिसर्च का काम शुरू किया था। ऐसा करना एक दूसरे समय एक अलग दुनिया में जाना भी था, पर उस दूसरी दुनिया में हंसा भी आ गई। वो भी उस वक्त एंग्लो इंडियन कवियों पर अपनी शोध के काम से रोज ही लाइब्रेरी आया करती थी और लाइब्रेरी के काउंटर पर ही एक शाम दोनों की पहचान हुई थी। आपने पुस्तक मांगी थी, हंसा ने कहा। पाशा ने पुस्तक हाथ में ली ही थी कि उसे एक पुस्तक पर बनी फिल्म को देखने जाने के लिए अपने पिता के साथ प्लाजा थिएटर की याद आ गई। बरसों बाद उसे उस फिल्म का कुछ याद था तो उसमें किसी को दफनाए जाने का दृश्य और फिल्म के पर्दे पर गिरती हुई बर्फ़। पाशा ने हाल ही में पास्तरनाक के बारे में कुछ पढ़ा था और वो उनका ये उपन्यास पढ़ना चाहता था। मैंने इस पर बनी फिल्म देखी थी। मैं अपने पिता और चाचा के साथ गया था।
तुम्हारे चाचा कहाँ रहते हैं? पता नहीं वे कहाँ होंगे, होंगे भी या नहीं। मैं जब मैट्रिक में था तब उन्होंने ये घर छोड़ा था। हमने बहुत ढूंढा था। और उनका परिवार? उन्होंने विवाह नहीं किया था, तब 35 के रहे होंगे। उनका मन सन्यास की तरफ था? मुझे नहीं मालूम। माँ बताती थी कि उन्हें किसी ने प्रेम में धोखा दिया था। कभी कभी आदमी अपने प्रेम की कितनी बड़ी कीमत चुकाता है। हंसा की आवाज़ में व्यथा थी और थकान भी। उसके चेहरे पर उसके अपने अतीत का अवसाद उतर आया। पाशा ने उस पीड़ा को पहचान लिया। पाशा को लगा कि उसने ही चाचा के प्रेम के जिक्र से उसकी पीड़ा के प्राण को फूंका है। नीचे चलते हैं, साशा को मंदिर जाना है। क्या वो रोज़ जाती है? कुछ दिनों से रोज़ ही जा रही है। बच्ची को मैं संभालता हूँ। कभी कभी तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। मेरा भगवान से वैसा रिश्ता नहीं बन पाया। मैं भगवान के लिए नहीं, साशा के लिए कह रही हूँ। आज तुम उसके साथ जा सकती हो। पड़ोस में ही मंदिर है, वहीं बरगद का बहुत पुराना पेड़ है। मैं बचपन में माँ के साथ बहुत जाता था। उस पेड़ पर रंग बिरंगे धागे लिपटे रहते थे। माँ और मंदिर की याद से पाशा को उस वीरान जगह का भी ख्याल आया जहाँ वो नाग पंचमी के दिन माँ के साथ जाया करता था। बबूल और बेर के पेड़ों और तरह तरह की झाड़ियों के बीच खड़ा हुआ पत्थर का शिवलिंग, जहाँ उस रोज सांप आया करता था, दूध पिया करता था। साशा निकलने के लिए तैयार थी। अब वो दोपहर की नहीं, शाम की साशा थी। 30 बरस की, सांवली और स्वस्थ लड़की। साधारण सा सरल चेहरा। कभी ये लड़की शहर के रंगमंच की जानी पहचानी एक्ट्रेस हुआ करती थी। विजय तेंदुलकर के नाटक सखा राम बाइंडर के लिए इसने राज्य स्तर का कोई अवार्ड जीता था। फिर 22 साल की उम्र में इसका विवाह कर दिया गया और अब वो विवाह अपनी व्यथाओं और विडंबनाओं के बीच से गुजर रहा है। पिछले 3 महीनों से साशा अपने भाई के साथ रह रही है और पचमढ़ी से उसके पति की चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ आ रही हैं। अब वे वहाँ लौटना नहीं चाहती। अपनी 5 बरस की बिटिया के साथ इसी घर में रहना चाह रही है और यहाँ वहाँ नौकरी के लिए कोशिशें कर रही है। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? हंसा ने पूछा। कैसी बात कर रही हो दीदी? साशा ने कहा। मैंने इस इलाके का एक भी मंदिर नहीं देखा है। मैं बिटिया से कहकर आती हूँ, मुझे एक फ़ोन भी करना है। साशा भीतर चली गई और न जाने किस याद से, क्या सोचकर पाशा ने साशा के बचपन, उसको मिले लाड़ प्यार के बारे में बोलना शुरू कर दिया। पाशा के पिता इतनी कम उम्र में अपनी लाडली लड़की की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पाशा की माँ ने कुछ भी नहीं सुना। बिरादरी के लोग साशा के बारे में अनाप शनाप बकने लगे थे। वो अपने थिएटर के ग्रुप के साथ कभी कभार दूसरे शहरों में जाने लगी थी। उसने दिल्ली जाकर थिएटर को गंभीरता से सीखने का मन भी बनाना शुरू कर दिया था और माँ सबसे डरने लगी थी। पाशा सोचता था कि उस वक्त वो कुछ कर पाता, कुछ कह पाता तो शायद साशा के जीवन में ऐसे कठिन और करुणाजनक दिन नहीं आते। हंसा और साशा मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। मंदिर तालाब के पार था और वहां जाने के लिए तालाब पर खड़ा लकड़ी का पुल पार करना पड़ता। पुल की शुरुआत के इलाके में पत्थर की एक बेंच थी। मंदिर की आरती की आवाज़ उस बेंच तक आ रही थी। बेंच पर गर्मियों की शाम का आलोक था और दिन भर की धूप में तपी वो बेंच थोड़ी सी गर्म थी। दीदी, कुछ देर यहाँ बैठते हैं, साशा ने कहा। लेकिन आरती शुरू हो चुकी है। हंसा ने हैरानी जताई। बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी, कुछ देर यहीं बैठते हैं। फिर मंदिर कब जाओगी? दीदी, मैं रोज़ मंदिर जाने के लिए निकलती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। पर पाशा समझते हैं? हंसा ने घबरा कर कहा। मैं भैया को बता नहीं सकती, उनसे अब भी डर लगता है, पर यह मेरा दोष है, वे मुझे समझते होंगे। अभी अभी तुम्हारे बारे में ही बता रहे थे। दीदी, मैं रोज़ शाम को उस आदमी से मिलने जाती हूँ जिसे मैं शादी के पहले से चाहती थी। मेरा बस चलता तो मैं उससे ही शादी करती। साशा रो रही थी। शाम पूरी तरह झुकाई थी। मई की रात धरती की दहलीज पर खड़ी थी और उसे कुछ क्षणों में ही उतरना था। मंदिर के शंखों की आवाज़ें आईं। साशा का सिर हंसा के कंधे पर था और हंसा उसके बालों को सहला रही थी। तुम्हें भैया से बात करनी चाहिए, वे ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, हंसा ने कहा। वे उस वक्त थोड़ी सी भी हिम्मत जुटा पाते तो मेरी इतनी गलत जगह शादी नहीं होती। भाभी ने भी उन्हें बहुत समझाया था।
उनकी कोई व्यवस्था रही होगी। आई को मेरी बदनामी का डर था, पर भैया समझ सकते थे मेरी और कहीं शादी कर देना तो कोई अच्छा रास्ता नहीं था। अब तुम क्या करना चाह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। इस आदमी से मिलती हूँ तो इसकी पत्नी और बच्चे का ख्याल नहीं छूटता। मैं अपने पति को नहीं चाहती, लेकिन वे अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मुझे कभी भी दुख नहीं दिया। क्या वे जानते हैं? मैंने कभी नहीं बताया, पर उन्हें अंदाज़ा तो होगा। चिट्ठियों में मुझे आने के लिए उतना नहीं कहते जितना अपना ख्याल रखने के लिए बताते हैं। पता नहीं बिटिया के बिना वे वहाँ कैसे रह रहे होंगे। साशा, अब मुझे निकलना चाहिए। हम कल मिलेंगे। तुम मेरे यहाँ आ सकती हो? मुझे भी कुछ सोचना होगा। दीदी, मैं आप पर बहुत विश्वास रखती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। कल मैं तुम्हारा या तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। अब पुल पर रात थी और रात की रोशनियाँ। हंसा ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ रही थी और साशा अपने घर की तरफ। साशा का मन हो रहा था कि वो उसी बेंच पर कुछ देर अकेली बैठी रहे। वो कुछ देर अकेले रोना चाहती थी, पर रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। उसे रात का खाना भी बनाना था। उसे लगा कि इतनी देर हो जाने से पाशा भी परेशान हो रहे होंगे। वो एक दूसरे रास्ते से घर लौटने लगी। वो जहाँ बढ़ रही थी वहाँ मीठा नमी का दरगाह था और उसके सामने उर्स के दिनों की जगमगाहट वहाँ रोशनियों के बीच से गुजर रही थी। दरगाह के चले जाने के बाद उसे कुछ देर तक एक अंधेरी गली से गुजरना था। गली की शुरुआत होते ही साशा को बहुत पहले खेले गए नाटक स्कंदगुप्त की देवसेना का एक गाना याद आने लगा। वो देवसेना के बारे में सोच रही थी। वो वेदना, विवशता और विडंबना के बारे में सोच रही थी। देवसेना जिस गाने को नाटक में गाती है वो साशा को अपनी याद में कुछ इस तरह आ रहा था। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, आह वेदना मिली विदाई। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी दूसरा प्रेम। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।